आज शुरुआत करते हैं शहबाज शरीफ की एक और इंटरनेशनल फजीहत से। कॉमेडी विद शहबाज शरीफ नाम होना चाहिए इस एपिसोड का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हर बार अपनी अजीब हरकतों से पाकिस्तान का ग्लोबल मजाक उड़वा रहे हैं। इस बार उन्होंने अपनी बेइज्जती चीन में करवा ली है और उनकी हरकतें देखकर पुतिन भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। चलिए आपको बीजिंग से शहबाज शरीफ का 35 सेकंड का ये वायरल वीडियो दिखाते हैं। ये उस समय की बात थी जब पुतिन शहबाज शरीफ की गुजारिश पर उनसे द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हुए थे। यहां पर देखिएगा। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा हो गया जिससे शहबाज शरीफ वर्ल्ड लीडर पुतिन के सामने हंसी का पात्र बन गए। उनका मजाक मुल्तान से मॉस्को तक उड़ रहा है। असल में पुतिन के साथ बैठक के दौरान शहबाज शरीफ को ट्रांसलेशन के लिए हेडफोन लगाना था। वो जो हेडफोन होता है वो ट्रांसलेशन के लिए होता है। ध्यान से ये वीडियो देखिए। आप चाहे तो एक बार फुल फ्रेम पे भी इसको दिखा सकते हैं। ये वीडियो देखिए जरा। पुतिन ने शहबाज के ऐसा करने के लिए कहा कि पुतिन की रशियन भाषा को आसानी से शहबाज शरीफ समझ पाए। ये देखिए जरा। लेकिन शहबाज शरीफ जब ईयरफोन लगाने लगे तो वो ईयरफोन लगाने के लिए काफी जद्दोजहद करते दिखे। ये तस्वीरें देखिए अब आप। पुतिन ने उनकी मुश्किलें समझी और शहबाज का ये संकट दूर करने के लिए अपना ईयरफोन उठाया, शहबाज की ओर इशारा किया, बताने की कोशिश की कि ईयरफोन को सही तरीके से कैसे लगाना है। पुतिन अपना ईयरफोन हाथ में पकड़कर बोले, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ शून्य मुद्रा में चले गए। वो ना तो कुछ सुन पा रहे थे ना ही समझ पा रहे थे। तमाम कोशिशों के बाद भी उनके हाथ से ईयरफोन लगातार फिसल रहा था। ये देखकर पुतिन भी हंस पड़े। अब वो प्रेसिडेंट पुतिन है, माइक टेस्टिंग हेलो हेलो तो करेंगे नहीं। वैसे ये घटना एक पुरानी घटना का रिपीट टेलीकास्ट थी जिसके लिए आपको वर्ष 2022 का ये वीडियो भी देखना चाहिए। ध्यान से देखिए शहबाज शरीफ की स्ट्रगल। शहबाज शरीफ उस समय उज़्बेकिस्तान में थे। चीन की तरह वहां भी एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ था। पुतिन से वहां भी शहबाज ने अलग से द्विपक्षीय वार्ता की थी और शहबाज वहां पर भी कुछ इसी तरह ईयरफोन को लेकर जूझते दिखे। पुतिन ने उस समय भी शहबाज की मदद करने की कोशिश की थी और शहबाज ने एक बार ये घटना चीन में फिर से दोहरा दी है। ये देखिए जरा। There's something wrong with the ear। कहा जा रहा है कुछ कान में दिक्कत है क्या, बट एनीवे खैर आगे बढ़ते हैं। वैसे चीन में पुतिन के साथ का उनका एक और वीडियो वायरल है। इसमें भी पाकिस्तान की खूब फजीहत हुई है। चीन में आयोजित एससीओ समिट के पहले दिन जब फोटो सेशन चल रहा था तब जिनपिंग और पुतिन बात करते हुए शहबाज के सामने से निकल रहे थे। तब शहबाज पुतिन से हाथ मिलाने के लिए जल्दी से उनकी ओर बढ़े। पुतिन उन्हें देख नहीं पाए। हालांकि बाद में पुतिन ने शहबाज को सम्मान दिया और फिर रुककर उनसे हाथ मिलाया। शहबाज लाइन तोड़कर कूदते हुए नजर आए। ये देखिए जरा। खैर अब आपको बताते हैं शहबाज शरीफ ने पुतिन से क्यों बात की। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। क्यों? क्योंकि ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान ने अपनी पूरी की पूरी डिप्लोमेटिक टीम ताकत के साथ झोंक दी कि कैसे भी करके पुतिन से बातचीत हमें जरूर करनी चाहिए। पाकिस्तान को जरूर करनी चाहिए। हमें का मतलब पाकिस्तान ये कह रहा है। पुतिन ने उनकी बातों का क्या जवाब दिया ये भी आपको सुनना चाहिए। पुतिन के सामने शहबाज शरीफ भारत का जिक्र करके गिड़गिड़ाने लगे। पुतिन से कहा पाकिस्तान भारत और रूस के संबंधों का सम्मान करता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान भी रूस के साथ संबंधों को मजबूत बनाना चाहता है। इससे क्षेत्र की भलाई, प्रगति और समृद्धि होगी। शहबाज की इस बात पर पुतिन ने क्या कहा यह भी बताएंगे, लेकिन पहले शहबाज की कुटिल बातों को डिकोड करना जरूरी है। शहबाज के इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान भारत और रूस की दोस्ती से चलता है। शहबाज ने खुद इसे जाहिर कर दिया है। दूसरी बात, शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ संबंधों को मजबूत बनाना चाहता है। तो क्या पाकिस्तान भारत और रूस की प्रगाढ़ दोस्ती के बीच में आने की नापाक योजना बना रहा है? इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यह वो पाकिस्तान है जो यूक्रेन को हथियार दे रहा है रूस के खिलाफ। यह वो पाकिस्तान है जो अमेरिका से मदद मांग रहा है। यानी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट कर रहा है। वो डिप्लोमेसी का शिफ्ट कर रहा है। पाकिस्तान शायद कोई सपना देख बैठा। ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। पुतिन ने इसके संकेत शहबाज के सामने दे दिए हैं। असल में शहबाज जब पुतिन से ट्रेड करने की इच्छा जता रहे थे तो जवाब में पुतिन ने शहबाज से कहा, दुर्भाग्य से कई परिस्थितियों के कारण रूस और पाकिस्तान के बीच में व्यापार में कमी आई है। हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने से पहले स्थितियों का आकलन करेंगे, इसके बाद कोई फैसला लेंगे। शहबाज शरीफ की ये एक और हार थी डिप्लोमेसी के लिहाज से और एक बेइज्जती थी वर्ल्ड के एक बहुत बड़े मंच पर।
जो पुतिन के साथ बातचीत में यहां पर साफ दिखाई दे रही है। वैसे आपको बता दें कि भारत रूस के रिश्ते को लेकर पाकिस्तान के मन में क्या चल रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह भारत और अमेरिका के रिश्तों में अपनी नाक घुसाकर दूरियां पैदा करने की कोशिश की है, ट्रंप को तेल का लालच देकर भारत को अमेरिका से दूर करने का प्रयास किया है, पाकिस्तान ठीक वैसे ही भारत और रूस की दोस्ती में भी दरार डालना चाहता है। यह बात और है कि शहबाज शरीफ शायद पुतिन और ट्रंप के कैरेक्टर को समझ नहीं पा रहे हैं, उनमें डिफरेंशिएशन नहीं ला पा रहे हैं। ट्रंप पैसे के लिए ट्रांजैक्शनल डील्स करते हैं, वो फैमिली बिजनेस के लिए दोस्त और दुश्मनों में फर्क भूल जाते हैं, जबकि पुतिन को दोस्तों और दुश्मनों की पहचान है। वो ट्रेडिशनल पार्टनर्स को ध्यान में रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन करते हैं। भारत रूस का बहुत पुराना सच्चा मित्र है, ये बात क्रेमलिन के दिल में भी समाई है। इसीलिए शहबाज को मुफ्त में एक सलाह है, वो भारत रूस संबंधों से दूरी बनाकर चलें। चीन में आज एक और बड़ी घटना हुई है। पुतिन किम की मौजूदगी में जिनपिंग ने दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाई है। और देखिए, हम एक ऐसे मुल्क की सैन्य ताकत आपको नहीं दिखा रहे हैं जिससे हमारा एक तरीके से ट्रेडिशनल विवाद रहा है, लेकिन ये सैन्य ताकत अमेरिका को दिखाई गई है, इसलिए हम आपको दिखाने वाले हैं। ये पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। चीन की धरती से बिना नाम लिए अमेरिका को सुनाया है, कहा दादागिरी से दुनिया नहीं चलेगी। उधर ट्रंप चीन की सैन्य परेड देखकर बेचैन नजर आ रहे हैं। उन्होंने जिनपिंग के पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। मतलब इसे आप सिर्फ चीन और अमेरिका के बीच का टकराव मत समझिए, इससे जानकार पूर्व पश्चिम वाली टक्कर भी मान रहे हैं। एक नए कोल्ड वॉर की बात की जा रही है। चलिए हम इस बड़ी खबर को तस्वीरों के जरिए डिकोड करते हैं। ये तस्वीरें देखकर ट्रंप की थोड़ी सी फिक्र और बढ़ सकती है। ध्यान से देखिए, 100 से ज्यादा हथियार, 100 से ज्यादा विमान, 45 से ज्यादा सैन्य टुकड़ियां, 10,000 सैनिक, सैकड़ों सैन्य वाहन, न्यूक्लियर मिसाइल, जल, जमीन और आसमान में प्रहार करने वाले हथियार। ये कहानी और ये तस्वीरें हैं चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन में आयोजित विजय दिवस परेड की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विजय दिवस परेड पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घातक हथियारों का परिचय दिया है। इस दौरान पहली बार कई ऐसे हथियार दिखाए गए हैं जिनकी रेंज अमेरिका के सभी बड़े शहरों तक है। चीन ने इस परेड का आयोजन 80 वर्ष पुराने इतिहास को आधार मानकर किया। इस कार्यक्रम को दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार पर आयोजित किया गया है, लेकिन आज के माहौल में यह कहानी चीन और अमेरिका के बीच हथियारों की रेस की है। इस कहानी में ट्रंप का ब्लड प्रेशर हाई करने वाला हाइपरसोनिक मिसाइलों का फर्स्ट लुक है। 70 मिनट की परेड में आज 100 से ज्यादा हथियार दिखाए गए। इसमें अमेरिका की बेचैनी है, ट्रंप का क्रोध है। ट्रंप की टेंशन सिर्फ हथियारों के प्रदर्शन तक नहीं है, बल्कि अमेरिका के खिलाफ बनते नए वर्ल्ड ऑर्डर पर भी है। एससीओ समिट से अमेरिका को स्पष्ट मैसेज देने के बाद आज विक्ट्री डे परेड में जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग भी नजर आए। इस तस्वीर को देखिए और सोचिए ट्रंप को आज बेचैनी कितनी बढ़ गई होगी। पहली बार पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग तीनों नेता एक साथ सार्वजनिक मंच पर दिखे। इस परेड में 26 देशों के नेता शामिल रहे। अगर आप कूटनीतिक रूप से देखें तो यहां से जिनपिंग अमेरिका को साफ साफ दो संदेश दे रहे हैं। पहला यह कि चीन दुनिया के सामने खुद को अमेरिका के विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। दूसरा, चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो गैर पश्चिमी देशों को एकजुट करके अमेरिका को हर क्षेत्र में चुनौती दे सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन इसमें है कि चाइना ने इस प्रदर्शन के बाद एक मैसेज दिया है कि आप उसको बुली नहीं कर सकते हैं। यह न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है और यह मैसेज अमेरिका को दिया गया है। यहां फोकस चीन की सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि चीन और अमेरिका के बीच चल रही हथियारों की होड़ पर। एक चैंपियनशिप चल रही है। चीन ने अपने हथियारों का निर्माण अमेरिका के लिहाज से किया और हथियारों की खतरनाक रेस अब शुरू हो चुकी है। यह चीन की सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका आज पहली बार विक्ट्री डे पर प्रदर्शन किया गया। इसका नाम है DF-5C। यह अमेरिका के मिनटमैन 3 का जवाब है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। सरल शब्दों में समझिए तो इसकी मारक क्षमता अमेरिका के कई शहरों तक है। यह एक साथ अलग तरीके से 10 वॉरहेड ले जा सकती है, जब चाहे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा सकती है। यह है DF-61 मिसाइल। पूरा नाम है डोंगफेंग 61। ये रोड बाउंड मिसाइलें हैं, मतलब सड़क मार्ग से ट्रकों पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। एक मिसाइल 12 वॉरहेड ले जा सकती है।
चीन की विजय दिवस परेड में पहली बार अमेरिका को चुनौती देने वाली वाई सीरीज की मिसाइलें का भी प्रदर्शन हुआ है। ये मिसाइलें चीन की नौसेना शक्ति को बढ़ाने वाली हैं। ये मिसाइल ताइवान स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना और उसके सहयोगियों के लिए चुनौती के रूप में काम कर सकती हैं। अगला नाम है HQ-19। ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और कम ऊंचाई वाले सैटेलाइट्स को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये अमेरिका के थर्ड सिस्टम के बराबर है। इसके अलावा एंटी सबमरीन स्टेल्थ ड्रोन, कई ऑटोमेटिक हथियार, लड़ाकू विमान, बिना पायलट के उड़ने वाला फाइटर जेट, पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन, लेजर डिफेंस सिस्टम फर्स्ट टाइम दिखाया गया है। कई और हथियार हैं जिनका प्रदर्शन किया गया। ध्यान से देखिए अगले 70 सेकंड में कि चीन ने अमेरिका को कैसे चुनौती देने के लिए बीजिंग की सड़कों से अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ट्रंप की चिंता कितनी ज्यादा है वो ये खुद बता रहे हैं। आप शी जिनपिंग और ट्रंप की 3 बड़ी बातों से देख सकते हैं कि कैसे चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ चुका है। जिनपिंग ने अमेरिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो किसी की धमकियों से नहीं डरते हैं, दुनिया दादागिरी से नहीं चलेगी। वहीं ट्रंप का कहना है कि जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। शी का कहना है कि चीन के लोग मजबूती से सही लोगों के साथ खड़े हैं। यह संकेत पुतिन को लेकर है। वहीं ट्रंप का कहना है कि चीन की आजादी के लिए अमेरिका ने खून दिया। जिनपिंग ये कह रहे हैं कि चीन दुनिया भर में मानवता के विकास के लिए संकल्पित है। वहीं ट्रंप ने यह कहा है कि चीन की लड़ाई में कई अमेरिकी शहीद हुए। अब आपको बीजिंग की विक्ट्री डे परेड की एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कई संदेश हैं, संकेत हैं। बीजिंग में सैन्य परेड के बाद एक मीटिंग हुई थी जिसमें पुतिन और किम जोंग मिले थे। इस बैठक के बाद नॉर्थ कोरिया के स्टाफ हर उस सामान की सफाई करते हुए दिखे जिसे किम जोंग ने छुआ था। एक वीडियो सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उस कुर्सी की सफाई की जा रही है जिस पर किम जोंग बैठे थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरह ग्लास ट्रे को ले गए हैं। यह ध्यान से देखिए, अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मतलब ये समझिए कि किम जोंग के एक एक निशान को मिटाया जा रहा है, यानी उनके जितने भी फॉरेंसिक प्रिंट्स हैं उन सबको हटाया जा रहा है। ऐसी तस्वीर शायद आपने किसी मीटिंग के बाद देखी होगी, लेकिन ये किम जोंग का अपना अंदाज है, अपना स्टाइल है। वो स्पेशल ट्रेन से सफर करते हैं, विशेष तरीके से अपने से जुड़े हर सबूत को मिटाते हैं। बहुत इनसिक्योर है, भले ही उनके सामने दुनिया का सबसे रिलायबल उनका दोस्त रशिया हो और वो भी उनका सबसे पुराना ट्रेडिशनल पार्टनर चीन की जमीन पर। ये है किम जोंग। खैर, अब आपको पुतिन और जिनपिंग के बीच एक ऐसी सीक्रेट बातचीत सुनाते हैं जो कि हॉट माइक पर रिकॉर्ड हुई है। ध्यान से देखिएगा, और इसमें जो ट्रांसलेटर्स हैं वो भी कुछ बोल रहे हैं। चीन के विक्ट्री परेड में शामिल पुतिन और जिनपिंग जब मंच की ओर बढ़ रहे थे तभी जिनपिंग ने पुतिन से इंसानी उम्र पर चर्चा की। इसके जवाब में पुतिन ने जिनपिंग को इमॉर्टल यानी कि अमर होने का ज्ञान दिया। असल में जिनपिंग ने पुतिन से कहा कि पहले के लोग मुश्किल से 70 साल तक जीते थे, लेकिन आज के समय में 70 वर्ष की उम्र में भी इंसान जवान माना जाता है। इसके जवाब में पुतिन ने कहा कि ऐसा ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संभव हुआ है, इसके जरिए अमरत्व पाने की भी संभावना है। इसके बाद जिनपिंग कहते हैं कि ऐसी भविष्यवाणी है कि इस सदी में लोग 150 साल तक जी सकते हैं। मजे की बात यह है कि दोनों लीडर्स की बातचीत साथ में चल रहे किम जोंग भी कान लगाकर सुनते रहे। तैयार हो जाइए एक बहुत अच्छी खबर के लिए। गुड न्यूज कभी भी आने वाली है। महायुद्ध ने भले ही दुनिया का हिसाब किताब बिगाड़ दिया हो, टैरिफ ने भले ही भारत को परेशान कर दिया हो, लेकिन देश में दिवाली गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकार दिवाली से पहले बड़ा ऑफर लाने जा रही है जिसमें आपकी जेब की फिक्र है। कुछ घंटों बाद द काउंटडाउन बिगिंस। जीएसटी वाला शुभ समाचार आने वाला है। पीएम मोदी के लाल किले वाले ऐलान पर दिल्ली में यह प्लान तैयार हो चुका है। जो योजना है उसके मुताबिक त्योहारी सीजन में आपको बड़ी राहत मिल सकती है। होल्ड ऑन, आप देखिएगा, हम आपके सामने एक एक रिपोर्ट, एक एक डिटेल लेके आ रहे हैं। गाड़ी, एयर कंडीशनर, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, टूथपेस्ट, साबुन और कंप्यूटर जैसी चीजें सस्ती हो सकती हैं। हालांकि लग्जरी आइटम्स आपकी फिक्र बढ़ा सकते हैं। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई। पहले दिन की मीटिंग में जीएसटी के 4 स्लैब से 2 स्लैब को हटाने समेत कई प्रोडक्ट्स पर दरों में कमी लाने की चर्चा हुई है। यह मीटिंग कल भी जारी रहेगी, जिसके बाद फैसलों की घोषणा होगी।
अब तक जो संकेत है उसके मुताबिक 250 से ज्यादा चीजों को 5% के स्लैब में लाने की तैयारी, जबकि 12 और 28% का स्लैब खत्म होने वाला है। यानी मुख्य तौर पर जीएसटी की दो दरें रह जाएंगी, कई चीजें बड़े से छोटे स्लैब में आ जाएंगी, तो कई चीजें छोटे से बड़े स्लैब में भी जा सकती हैं। आगे क्या हो सकता है, इसे लेकर हमने फिक्र की पूरी फाइल तैयार की है। भले ही ऐलान कल होगा, लेकिन यकीन मानिए यह रिपोर्ट देखने के बाद आप आज ही जीएसटी रिफॉर्म्स की पूरी ABCD समझ जाएंगे। अभी देश में जीएसटी के 4 स्लैब हैं, आप सब जानते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब संभावना है कि नए संशोधन के बाद दो स्लैब जो है वो नॉकआउट कर दिए जाएंगे। सिर्फ 5% और 18% की दरें रह जाएंगी। इंटरेस्टिंगली 28 भी चला जाएगा। मतलब इन्हीं दो टैक्स कैटेगरी में सामान का बंटवारा किया जाएगा। हालांकि 40% का एक नया स्लैब बनाने की भी बात है। ओहो, कुल मिलाकर यह खबर मिडिल क्लास को राहत देने वाली है। जाहिर अगर 2 स्लैब में सारी चीजें शिफ्ट हो जाएंगी तो जरूरत और रोजमर्रा के ज्यादातर सामान सस्ते हो सकते हैं। जब जरूरत के सामान पर टैक्स में बदलाव होता है तो उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। फिक्र के फैंस के मन में यह सवाल जरूर होगा कि जब रेट में कटौती हो रही होगी तो इसमें उनका फायदा क्या है? क्या उनको जीएसटी में सुधार का कोई लाभ होगा? टैक्स में जब संशोधन होता है तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों असर होते हैं। यानी कई चीजें सस्ती होती हैं तो कई महंगी। हम पहले आपको फायदे वाली बात बताते हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक जीएसटी में संशोधन के बाद 12% से 5% की कैटेगरी में जरूरत के कई सामान आ जाएंगे। इनमें टूथपेस्ट, साबुन, मोबाइल फोन, साइकिल, कंप्यूटर, प्रेशर कुकर, कपड़े और जूते। इनके अलावा और भी चीजें हैं जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए जरा। खैर, इसमें बर्तन भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर भी है, प्रेशर कुकर भी है। अब आते हैं दूसरे स्लैब पर, यानी 28% से 18% वाली कैटेगरी में। इसके लागू होने पर टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, सीमेंट और चॉकलेट जैसी चीजें सस्ती होंगी। इस स्लैब में भी और चीजें हैं जिनकी सूची हम आपको बगल में दिखा रहे हैं। डिश वॉशर है, रबर टायर है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, एल्यूमिनियम फॉयल है, देखा आपने, बहुत सारी चीजें। खैर चलिए, सस्ती चीजों की लिस्ट तो आपने देख ली। अब फिक्र थोड़ी सी महंगाई की कर लेते हैं। जीएसटी की नई दरों में 4 व्हीलर्स के शौकीनों के लिए थोड़ा झटका है। ओके, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का शौक रखने वाले थोड़ा परेशान हो सकते हैं। और अगर आपको महंगी लग्जरी कार पसंद है तो फिर आपकी फिक्र बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार छोटी और कम कीमत वाली ईवी पर तो राहत देगी, लेकिन महंगी ईवी पर यह छूट नहीं होगी। जो सुझाव है उसके मुताबिक 20 लाख से कम की इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 5% जीएसटी लगेगा। ओके, लेकिन इसी कैटेगरी में 20 से 40 लाख कीमत वाली गाड़ियों पर जीएसटी 5% से बढ़कर 18% हो जाएगा। सामान्य और छोटी गाड़ियों को 28% से 18% वाले स्लैब में रखा जाएगा, तो वहीं लग्जरी गाड़ियों को 40% वाले विशेष स्लैब में रखा जाएगा। यानी छोटे वाहन पर तो फायदा होगा, लेकिन लग्जरी वाहन बढ़े हुए टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। इससे टेस्ला, BMW और मर्सिडीज जैसी कंपनियों को झटका लग सकता है। फिलहाल भारतीय कंपनियां 20 लाख से कम की इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रही हैं, इसलिए उन पर असर कम होगा, अनलेस आप उनके हायर एंड मॉडल्स पर जाएं। देखिए, आपको एक कैलकुलेशन से फायदे और नुकसान का गणित समझाते हैं। अगर नया जीएसटी फॉर्मूला लागू हो गया तो नई कारें खरीदने पर आपका बजट पर कितना असर पड़ेगा। मान लीजिए 10 लाख की एक कार है, अभी आप उस पर 28% जीएसटी देते हैं, तो उस हिसाब से आप 2,80,000 रुपए चुकाते हैं। लेकिन अगर 18% की नई दर लागू होगी तो आप 1,80,000 रुपए भुगतान करेंगे। यानी आप सीधे सीधे 1 लाख रुपए बचा लेंगे। यही फॉर्मूला महंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर होगा। 30 लाख के इलेक्ट्रिक व्हीकल का उदाहरण देते हैं, अभी आप इस पर 5% जीएसटी देते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए। लेकिन नई योजना के तहत आपको 18% चुकाने होंगे, तो वो रकम बनती है 5,40,000। यानी आपको सीधे सीधे लगभग 4 लाख रुपए की चपत लगेगी। एक लग्जरी गाड़ी का उदाहरण भी देख लीजिए। मान लीजिए गाड़ी की कॉस्ट 50 लाख है, अभी इस पर 28% के हिसाब से 14 लाख रुपए टैक्स बनता है। लेकिन 40% का विशेष स्लैब लागू होने पर यही रकम बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। यानी आपको 6 लाख रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। ये सब सिर्फ एक अनुमान।
और ये आंकड़े हमने आपको समझाने के लिए बनाए। सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म में हर वर्ग का ध्यान रखा है। किसानों के लिए भी गुड न्यूज है। जो सुझाव दिए गए हैं उनके मुताबिक कृषि कार्य से जुड़ी ज्यादातर चीजें 5% के स्लैब में आने वाली हैं। इनमें ट्रैक्टर्स, कृषि उपकरण, फर्टिलाइजर, एसिड, बायोपेस्टिसाइड, सिंचाई उपकरण, बीज, ड्रिल मशीन और थ्रेशर मशीन शामिल है। अन्नदाताओं के लिए जरूरी ये चीजें सस्ती होने वाली हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी को हटाया जा सकता है। वैसे जीओएम ने तो स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी से अलग रखने का सुझाव दिया है, लेकिन इस पर निर्णय हो पाता है या नहीं, इसका पता कल चलेगा। कुल मिलाकर जीएसटी रिफॉर्म में हर वर्ग को कुछ न कुछ मिलने जा रहा है। नए स्लैब में फायदे के साथ घाटे का भी मिश्रण है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल समेत विपक्षी दल के शासन वाले राज्यों ने स्लैब कम करने से राजस्व में होने वाली संभावित कमी को लेकर चिंता जताई। इन राज्यों ने मुआवजे की मांग की है, जिस पर जीएसटी काउंसिल का फैसला लेना है। इस जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन और जीएसटी 2.0 का इससे ज्यादा उपयुक्त समय नहीं हो सकता है। एक स्टडी के अनुसार प्रति वर्ष इस जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का कंजम्पशन प्रति वर्ष बढ़ेगा। कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है और कि हम जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। आज अच्छी खबर मिलेगी। And as an alliance party, we are supporting from Andhra Pradesh. We are supporting the major reforms in the GST sector, which are being proposed by Government of India. Most of them are going to help the common man and poorest of the poor. It will also expand the Indian economy. जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा होगी, उसमें जहां करों के स्लैब में कमी होगी, वहीं बड़ी मात्रा में बहुत सारी वस्तुएं ऊंचे स्लैब से निकाल करके नीचे के स्लैब में लाई जाएंगी। उससे न केवल व्यापारियों को बल्कि आम उपभोक्ता को भी फायदा होगा। इसका अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा, लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, चीजें सस्ती भी होंगी और इकोनॉमी में कंजम्पशन भी आगे बढ़ेगा और तीव्र आर्थिक विकास के लिए मददगार होगा। आज जब जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है, तो आपको प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वो अंश भी सुनाते हैं जो उन्होंने 15 अगस्त को दिया था। उस दिन लाल किले से उन्होंने दीपावली गिफ्ट देने की घोषणा की थी। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। फिक्र के लेंस से देखें तो माना जा रहा है कि जीएसटी दरों के कम होने का फायदा लोगों को सस्ती कीमतों के रूप में मिलेगा। उद्योग जगत को भी बिक्री बढ़ने का अनुमान है। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अगर घरेलू स्तर पर उपभोग को बढ़ावा मिलेगा तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रोजगार तक पर इसका असर दिख सकता है। हालांकि महंगी गाड़ियां बनाने वाली विदेशी कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पहली बड़ी खबर, दिल्ली में आज जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफूल की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। वेडफूल ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर पोस्ट करके लिखा, भारत जर्मनी ने सिक्योरिटी, डिफेंस और ट्रेड पर साथ काम करने के लिए अच्छे कदम उठाए हैं। उन्होंने यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए भारत की पहल की भी सराहना की है। इससे पहले उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई। दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। मराठा आरक्षण पर फैसले को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मतभेद बढ़ रहा है। ओबीसी समुदाय के बड़े नेता और मंत्री छगन भुजबल ने पहली कैबिनेट बैठक से दूरी बना ली है, फिर इस फैसले का विरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि मराठा समाज को ओबीसी में शामिल करने से आरक्षण का संतुलन बिगड़ेगा।
इस बीच सरकार ने ओबीसी समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर एक स्वतंत्र मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की है। केंद्र सरकार ने CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा ऐलान किया है। फैसला हुआ है कि अब 2024 तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंगे। पहले यह सीमा 31 दिसंबर 2014 तक थी। तेलंगाना में बीआरएस के अंदर का संकट गहराता दिख रहा है। के कविता ने बीआरएस पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कल ही उनके पिता के चंद्रशेखर राव ने उन्हें पार्टी से निलंबित किया था। कविता पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया था। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जो लगभग 2 घंटे तक चली है। इस मीटिंग में अमित शाह ने बिहार बीजेपी के सीनियर नेताओं से अलग अलग मुद्दों पर फीडबैक लिया है। बैठक के दौरान अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को कई महत्वपूर्ण टास्क दिए हैं। बिहार में जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। और गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले जवानों को दिल्ली में सम्मानित किया है। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया था। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि भारत को नक्सल मुक्त बनाकर रहेंगे। पुर्तगाल में भारत के गैंगस्टर्स के बीच पहली बार गैंग वॉर हुआ है। लॉरेंस गैंग से जुड़े रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उसने राइवल गैंग के रोमी और प्रिंस के ठिकाने पर फायरिंग करवाई है। रणदीप मलिक की तरफ से फायरिंग का एक वीडियो भी जारी किया गया है। रणदीप मलिक एनआईए की वांटेड लिस्ट में है। जिस रोमी और प्रिंस पर उसने फायरिंग करवाई है वो दोनों ही ड्रग माफिया बताए जा रहे हैं। अप्रैल जून तिमाही में असंगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या घटकर 12 करोड़ 85 लाख रह गई। पिछली तिमाही यानी जनवरी से मार्च में यह संख्या 13 करोड़ 13 लाख थी। आज एक सर्वे के आधार पर यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कोटा में एक आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में 15 से ज्यादा लोग मारे जाने की खबर है। 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जिस जगह धमाका हुआ वहां कुछ देर पहले बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की एक बड़ी रैली हुई थी और लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। फिलहाल किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। महाराष्ट्र में कैबिनेट ने श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन फैक्ट्री अधिनियम 1948 और महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 2017 में करने का प्रस्ताव किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इन संशोधनों के मुताबिक निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे वर्तमान 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किए जा सकते हैं। वहीं उद्योगों में दैनिक कार्य घंटों की सीमा 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे हो जाएगी, जबकि विश्राम अवकाश 5 घंटे के बजाय 6 घंटे के बाद दिया जाएगा। ओवरटाइम कामगारों की लिखित सहमति से ही कराया जा सकेगा और इसके लिए 2 गुना वेतन देना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार का मानना है कि इन संशोधनों से एक तरफ उद्योगों को कामकाज करने में आसानी होगी, वहीं दूसरी ओर कामगारों को वैधानिक सुरक्षा और उचित वेतन के साथ अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा। रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और नए निवेशकों को आकर्षित करने में भी यह कदम सहायक माना जा रहा है। महाराष्ट्र में कार्य की अवधि बढ़ाने के बाद सवाल यह है कि क्या कोई राज्य इस तरह का कानून बना सकता है? क्या कोई राज्य श्रम कानूनों में अपने हिसाब से संशोधन कर सकता है? इसका जवाब हमें संविधान में मिलता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र है, जिसमें राज्य और केंद्र के बीच कानून बनाने की शक्ति का बंटवारा किया गया है। इसके तहत विषयों को 3 सूची में बांटा गया है। इनमें एक है राज्य सूची, दूसरी है केंद्रीय सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जितने विषय दिए गए हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। श्रम कानून इसी सूची में आता है, यानी इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि जब टकराव की स्थिति आती है तो कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आमतौर पर केंद्र का कानून ही मान्य होता है। देश में काम के घंटे फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत तय किए जाते हैं, जिसमें आज महाराष्ट्र ने बदलाव किया है। आमतौर पर राज्य इस कानून के तहत अपने हिसाब से कार्य अवधि में बदलाव करते हैं। कानूनी बदलाव को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि काम के घंटे बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी बढ़े यह जरूरी नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया है कि जो लोग हफ्ते में 50 घंटे से अधिक काम करते हैं
उनकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे गिरने लगती है और 70 घंटे की सीमा पार करने के बाद ज्यादा काम का कोई भी वास्तविक आउटपुट नहीं होता। यानी तब काम करने वाला दफ्तर में मौजूद तो होता है, लेकिन उसके होने से सचमुच कोई काम नहीं हो रहा होता। इस तरह दफ्तर में व्यक्ति की मौजूदगी ही उसका काम बन जाती है। लिंक्डइन वर्कफोर्स कॉन्फिडेंस इंडेक्स के अनुसार भारतीय कर्मचारियों में से 66% यह कहते हैं कि वे ज्यादा काम करके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे हैं। भारत के स्टार्टअप्स और आईटी सेक्टर में हफ्ते में 70 से 80 घंटे तक काम करना आम बात है, जबकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 35 से 40 घंटे के काम को आदर्श माना गया है। श्रम कानून को लेकर दुनिया में काम के घंटे तय किए गए हैं। अधिकांश देशों में यह नियम है कि किसी वर्कर के लिए हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए। किसी कर्मचारी के लिए एक दिन में 8 घंटे का काम आदर्श माना जाता है। इटली में एक दिन में काम के लिए 6.5 घंटे मिनट की सीमा तय की गई है। फ्रांस में यही कार्यावधि 7 घंटे है। तुर्की और डेनमार्क में 7.5 घंटे है। इतनी ही समय सीमा ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के लिए भी तय की गई है। वहीं भारत, इजराइल, चिली, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में एक दिन में काम की अवधि 9 घंटे तय की गई है। और अगर आप चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बहुत खराब है। देश के कई राज्यों में कुदरत के कहर की करते हैं लगातार भारी बारिश और नदियों के उफान ने कई राज्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों घर नष्ट हो चुके हैं और लाखों एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। उत्तर भारत में पिछले 40 वर्षों की सबसे बड़ी तबाही देखने को मिली है। इस बार पंजाब में आई बाढ़ ने 1988 की तबाही को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में बारिश से बुरा हाल है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि दिल्ली आने में कम से कम 1 से 2 दिन लगते हैं। और दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। लगातार लैंडस्लाइड से हालात को काबू में रखना प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण बारिश से कई जगह बाढ़ आ गई है। लगभग सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में भी कई नदियां उफान पर है। बाढ़ बारिश ने कैसे कहर ढाया है और कैसे करोड़ों लोगों पर इसका असर हुआ है, आज हम 5 राज्यों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं पंजाब से, जहां के हालात वाकई में बहुत चिंताजनक है। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब तक 1400 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हजारों एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। सड़कों, पुलों और घरों में भारी नुकसान पहुंचा है। पंजाब के अमृतसर के अजनाला से TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर मोहित मल्होत्रा को ट्रैक्टर से सड़कों पर निकलना पड़ा है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। अजनाला से लेकर गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक तक रावी नदी ने भारी तबाही मचाई है। कई गांव टापू में हुए तब्दील हो गए हैं। हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में हो रही जोरदार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के चलते भाखड़ा डैम के पीछे बनी विशाल गोबिंद सागर झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ से अब तक 30 लोगों की मौत, करीब 4 लाख एकड़ फसल प्रभावित हो चुकी है। सरकार ने पूरे राज्य में इमरजेंसी लागू कर दी है। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पंजाब में भीषण बाढ़ पर यह रील आपको देखनी चाहिए। पंजाब इस वक्त भारी बाढ़ की मार झेल रहा है। मैं अमृतसर के अजनाला में मौजूद हूं, जहां मैं चल रहा हूं। यहां पर आप देखिए घुटने घुटने पानी है और ये जो हाईवे है ये डेरा बाबा नानक गुरदासपुर की तरफ जाता है, लेकिन ये इस वक्त आप देखिए और इस हाईवे के अगल बगल में जो खेत हैं वो पूरी तरह से रावी नदी के पानी में समा चुके हैं और किसानों की फसल तो डूब ही चुकी है, लेकिन खेतों में 5 से 6 फीट तक पानी हो चुका है। और यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं, क्योंकि जो गाँव है वो टापू में तब्दील हो गए हैं। हमारी सारी फैमिली उधर ही है। तो आप लोग सामान लेने के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो खाने पीने का कैसे हो रहा है? बाहर से लोग मदद कर रहे हैं, प्रशासन मदद कर रहा है? हमारे उधर गांव में कोई नहीं आ रहा। वो हमारे डेरा है ना उधर, तो उस वक्त उधर कोई नहीं आता। डंगर का पट्ठा नहीं बचा और कोई फसल नहीं, सब बर्बाद हो गया। बहुत मुश्किल आ जी, घरों तो निकल नहीं ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ 7-8 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
हरी क्रांति चाहिए सी अपनी धरती भी पानी थलों कट के खराब कर ली। अज पंजाब संकट च आपदा पंजाब के ऊपर बहुत भयंकर है, लेकिन पूरा पंजाब इस आपदा से लड़ने के लिए एकमुठ होकर पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हम सबको लगना है। हालात वाकई में चिंताजनक हैं। अब आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। आपको बताना चाहेंगे ये चैनल आज सुबह से किसी भी चैनल से सबसे पहले से ये खबर आपको दिखा रहा है। हमने मॉर्निंग से ही इस खबर के ऊपर रिपोर्टिंग करना शुरू किया। ग्राउंड में रिपोर्टर्स थे। कल हालात और चिंताजनक होंगे। देश की राजधानी दिल्ली का हाल दिखाते हैं। दिल्ली में भीषण बारिश के बाद ये तस्वीर देखिए, फ्लाईओवर के नीचे इस पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है। हालात वाकई में चिंताजनक है। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं और कई लोग बीच सड़क पर फंसे हुए हैं। ऐसी तस्वीर दिल्ली के कई इलाकों से आ रही है। अब दिल्ली के आसमान में मंडराते इन बादलों को देखिए। दिन में लगातार बिजली चमक रही थी और इन बादलों ने दिल्ली के कई इलाकों को घेर लिया। ISBT के पास मोनेस्ट्री में काफ़ी पानी भर गया है। वो एक लो लाइंग एरिया है, घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ओहो, हालात वाकई में चिंताजनक है। इसके बाद एक एक करके लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। यमुना बाजार इलाके में कई फीट तक पानी भर गया है। NDRF की टीम इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। निगम बोध घाट जहां पर क्रिमेशन होता है, वहां पर पानी भर गया है। दूसरी ओर घोंडा से बीजेपी विधायक अजय महावर खुद नाव में सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे, लोगों का रेस्क्यू किया और लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को सावधान करते रहे। यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर के चलते दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर मजनू का टीला से लेकर सीलमगढ़ बाईपास तक यातायात प्रभावित हुआ है। शाम 7 बजे तक यमुना नदी का जलस्तर 207.37 मीटर तक पहुंच गया। खतरे के निशान से काफी ज्यादा है। दिल्ली के पास नोएडा में सेक्टर 128 और सेक्टर 135 के आलीशान फार्म हाउस भी पानी में डूब गए। करोड़ों रुपए लगाकर लोगों ने फार्म हाउस बनाए हैं। यहाँ शादी पार्टी आयोजित की जाती है, लेकिन अब इनमें ताले लग गए। दिल्ली में यमुना ने रौद्र रूप धारण किया हुआ। इस वक्त मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के रेलवे ब्रिज के पास और आपको तस्वीरें यहाँ दिखाएं। जो रेलवे का ब्रिज है और वो यमुना से काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। अब आप देखेंगे तो उसको यमुना ने टच कर दिया है। इनके सामने तस्वीरें हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी है। लगभग 2 से 3 फीट तक का पानी आ चुका है। लोग अपना सामान पूरी तरह शिफ्ट करो। सामने अगर आपको यमुना नजर आएगी, जितनी तेजी से इसकी जो बहाव है, इसी से अंदाजा लगा सकता है कि हथनी कुंड बैराज हर घंटे 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ रहा है और इस वजह से जो यमुना का जल स्तर है वो 206.8 मीटर को भी क्रॉस कर चुका है। और अब बात करते हैं 21वीं सदी के सबसे लंबे युद्ध की, जो पिछले 3.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। इस युद्ध में अब तक न जाने कितने तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ और आगे भी होता है। टैंकों, मिसाइल और बंदूकों के बीच इस जंग में अगर कोई एक हथियार सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो वो है ड्रोन। अब इसी ड्रोन को लेकर यूक्रेन ने ऐसा दावा किया है जो आपको हैरान कर देगा। दावा यह है कि यूक्रेन ऐसे ड्रोन्स की फौज तैयार कर रहा है जो सोचने और खुद ही फैसला करने में सक्षम है। यानी घातक हथियारों से लैस ड्रोन अब इंसानों की उंगलियों के इशारे पर नहीं बल्कि अपने दिमाग से चलेंगे। यूक्रेन की जमीन पर रूस की सैकड़ों मिसाइलें गिरी, कई तोपें गरजी और बंदूकों ने भी जमकर शोर मचाया। लेकिन यूक्रेन ने अपनी ड्रोन शक्ति का इस्तेमाल कर मॉस्को तक घुसपैठ कर दी। मॉस्को पर ड्रोन की अटैक की यह तस्वीर तो शायद पुतिन भी नहीं भूले होंगे। लेकिन अब यूक्रेन जो कर रहा है वो युद्ध की परिभाषा को पूरी तरह बदलने वाला है। ड्रोन बनाने वाली स्वार्मर नाम की यूक्रेन की कंपनी का दावा है कि उसने अपने ड्रोन्स को AI तकनीक से लैस कर दिया है, जिसके जरिए झुंड में उड़ रहे ड्रोन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और उड़ान भरने के बाद खुद ही ये फैसला करते हैं कि कब और कहां हमला करना है। ड्रोन हमले की इस तकनीक को ऑटोनॉमस स्वार्म ड्रोन अटैक कहा जा रहा है। यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि आखिर स्वार्म ड्रोन अटैक होता क्या है। जब दुश्मन पर हमले के लिए एक साथ सैकड़ों ड्रोन छोड़े जाते हैं, यानी ड्रोन की पूरी फौज एक साथ हमले के लिए निकलती है,
तो उसे स्वार्म ड्रोन अटैक कहते हैं। इस सब के बीच में हम बात करते हैं जीएसटी वाले ड्रोन की, जो कि थोड़ी देर में उड़ने वाला है और ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 12 और 28% के स्लैब खत्म, सूत्रों के अनुसार यह खबर आ रही है। सिर्फ 5% और 18% के स्लैब लागू होंगे। 22 सितंबर से लागू होगी घोषणा। यह बहुत बड़ी खबर है। यह एक बोनांजा है, जैसा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यह एक बोनांजा है। और खासकर तब जब देश में टैरिफ, अमेरिकन टैरिफ के बाद एक थोड़ा सा तनाव है, तो यह एक बहुत बड़ी खबर है। दिस न्यूज इज कंफर्म्ड, यानी अब सूत्र नहीं है, यानी 2 स्लैब जो है वो नॉकआउट कर दिए गए। सिर्फ 5 और 18% के स्लैब लागू होंगे। 28 और 12% का स्लैब हटा दिया गया है। पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ है। पीयूष, वेरी क्विक टेक, जल्दी बताइए हमें। निशान, देखिए 56वीं जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, उसके पहले दिन कई निर्णय लिए गए हैं। टोटल 170 से ज्यादा आइटम्स थे जिन पर चर्चा हुई है, और सबसे अहम जो चर्चा थी वो जीएसटी स्लैब जो 4 थे उनको 2 किए जाने पर थी। तो अभी थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर जानकारी देंगी मीडिया को। और अहम बात यह है कि ये पहली बार है कि जब 2 दिन की बैठक के पहले दिन ही ये ब्रीफिंग की जा रही है, और आज जो अहम निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरी जानकारी देंगी और सार्वजनिक करेंगे कि आखिर किन किन मदों में और किन किन क्षेत्रों में जो छूट थी वो अब लोगों को प्राप्त होगी, क्योंकि 28% का जीएसटी का जो स्लैब था वो हटा दिया गया है और 18% और 5% शेष है। तो ऐसी स्थिति में जहां 12% जीएसटी लगता था वहां 5% लगेगा, और कई सामग्री ऐसी भी हैं जहां पर 5% से हटाकर 0 भी किया गया है। लेकिन इसकी पूरी जानकारी और पूरा आधिकारिक ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से थोड़ी देर में 10 बजे दिया जाएगा, जब वो नेशनल मीडिया सेंटर में इस बारे में ब्रीफिंग क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि जिन पर 12% था वो 5% कर दिया और कई पर 0 जीएसटी भी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर पर हम अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। पर्वा देश की अब से थोड़ी देर में आने वाला है, और पर्वा जीएसटी की जो अगर करें तो ये आपके लिए बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर आपके सामने। रात 10 बजे वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस बार हमारी उस पर नजर है। कांग्रेचुलेशंस, जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 12 और 28% के स्लैब खत्म, सिर्फ 5% और 18% के स्लैब होंगे लागू। 22 सितंबर से लागू होंगी घोषणाएं।